Hello student, welcome to my channel Right to Education. In this channel we will discuss about the different software of civil engineering and MCQ of different subjects of civil engineering. So let's begin. In our first two lectures we will discuss about the strength of material. The relationship between modulus of elasticity and shear modulus is given by. So modulus of elasticity and shear modulus, sometimes shear modulus is also denoted by G and C. So you have to remember these three relationships for that. E is equals to 2G 1 plus nu, E is equals to 3K 1 minus 2 nu, and E is equals to 9 kg over 3K plus G, where nu is Poisson's ratio. So इस टाइप के क्वेश्चन में कई क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कई क्वेश्चंस अगर ये सारे आंसर हमें क्लियर हैं तो हम एसएससी जेईई एंड गेट वगैरह में कर सकते हैं। लाइक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ shear modulus और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ bulk modulus. So modulus of elasticity is the ratio of the linear stress to the linear strain. And modulus of rigidity, it is the ratio of the shear stress to the shear strain. And modulus of bulk modulus is the ratio of the pressure to the वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो जब भी हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा कि 3 डायमेंशन बॉडी की बात कर रहे हैं, 3D, या 2 डायमेंशन बॉडी में हम, या 3 डायमेंशन बॉडी में 3 टाइप ऑफ स्ट्रेसेस आर देयर, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड. तो जब भी बल्क मॉडुलस की बात करें या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करेंगे तो क्या होगा, एक लीनियर डायरेक्शन में स्ट्रेसेस होंगी और दो स्ट्रेसेस की वजह से सेम डायरेक्शन में, यानी अगर मैं y और z स्ट्रेसेस की वजह से देखूं तो x डायरेक्शन में लेटरल स्ट्रेन डेवलप होंगे, विच इज म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा y सिग्मा z बाय e. सो एक अगर तीनों स्ट्रेसेस सेम हुई तो सिग्मा बाय e माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू सिग्मा बाय e, यानी 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 न्यू सिग्मा बाय ई. यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि यार के रिलेशनशिप में 1 माइनस 2 न्यू आएगा, ठीक है. बट अगर हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस की, तो शेयर मॉडुलस के केस में क्या होगा कि आप रेक्टेंगुलर सरफेस पे फाइंड आउट करते हो और डायगोनल में जब जी कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डायगोनल में स्ट्रेसेस फाइंड आउट करते हैं. तो जो भी स्ट्रेसेस, शेयर स्ट्रेसेस इसके सरफेस पे हो, उनकी वजह से डायगोनल में भी कुछ स्ट्रेसेस डेवलप होंगी. कौन कौन सी स्ट्रेसेस डेवलप हो सकती हैं? सो यहाँ पर एक स्ट्रेस इस डायरेक्शन में पॉसिबल होगी अगर आपके स्ट्रेसेस लग रही हैं, और दूसरी स्ट्रेसेस इस डायगोनल में पॉसिबल होंगी, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में. और ये कैसे आता है? ये इस टाइप से आता है कि यार जो हमारे पास स्ट्रेसेस हैं, शेयर स्ट्रेसेस, वो लाइक इस डायरेक्शन में है एंड सॉरी इस डायरेक्शन में, ठीक है. तो दोनों स्ट्रेसेस जब इस डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट एक इस डायरेक्शन में आएगा. एंड यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, यानी एक डायगोनल में टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, सेकंड वन में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं. तो जब इनकी वजह से हम पर्टिकुलर एक डायगोनल में स्ट्रेसेस कैलकुलेट करेंगे जी के केस में, यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के केस में, तो क्या होगा, एक तो स्ट्रेसेस इसमें आएगी माइनस म्यू टाइम्स ऑफ इसकी वजह से जो स्ट्रेस है, और ये ऑलरेडी कंप्रेसिव है, तो इसकी वजह से जो लेटरल स्ट्रेन डेवलप होंगी इन दिस डायगोनल, वो होंगी आपके पास पॉजिटिव. तो दिस प्लस दिस, यानी हम याद रख सकते हैं कि दिस प्लस म्यू टाइम्स ऑफ समथिंग, ठीक है. और जो सिग्मा बाई ई है या जो स्ट्रेस बाई ई है वो कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस म्यू. तो आप अगर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का याद रखना चाहो तो वो 1 प्लस म्यू होगा,
और मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस का याद रखो तो 1 - 2 न्यू होगा, ठीक है। यहीं से अगर न्यू को हम कैंसिल आउट कर दें, रिप्लेस कर दें इन दोनों इक्वेशन से, तो ये थर्ड फॉर्मूला आ जाता है। या तो आप याद रख लो, या फिर ये है कि हम डायरेक्टली थोड़ा सा मेमोराइज रख सकते हैं कि यार एक साइड शेयर की जब बात करें तो शेयर स्ट्रेसेस की वजह से डायगोनल में 2 टाइप की स्ट्रेसेस होंगी, तो 1 + म्यू होगा। बट अगर हम बल्क मॉडुलस की बात करें तो 3 टाइप की स्ट्रेसेस होंगी, तो 1 - 2 न्यू होगा, ठीक है। सो आंसर इज E is equals to 2 and 1 plus nu. B. B option is the correct option. Okay. Next. A bar L meter long and having its area of cross section A is subjected to a gradually applied tensile load W. The strain energy stored in the बार इज गिवन बाय। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है कि जो भी फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी वजह से पर्टिकुलर बार में डिस्प्लेसमेंट हो, तो बार में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो भी स्ट्रेन जो भी डेवलप होगी, ठीक है, और जो एनर्जी डेवलप होगी वो उसके एरिया के इक्वल होगा। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो उसके एरिया के इक्वल होगा, ठीक है। तो एरिया किसका? P इंटू डेल्टा, ठीक है, P इंटू डेल्टा। बट हम हाफ क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो लोड असाइन हो रहा है वो ग्रेजुअली असाइन हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसके लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ ग्राफ पेपर पे, तो क्या होगा कि ये लीनियरली वेरी होगा, ठीक है। सो ग्राफ क्या होगा? लीनियर होगा इन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो डायरेक्टली भी ले सकता हूं कि यार एरिया क्या होगा? ट्राइंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट, यानी डेल्टा इनटू फोर्स। तो इस टाइप से भी हम याद रख सकते हैं। स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा? इस ग्राफ का एरिया है, ठीक है। सो P यानी फोर्स जो भी है दैट इज W, एंड डेल्टा इन केस ऑफ बार क्या होता है? दैट इज WL/AE। तो डेल्टा की वैल्यूज पुट कर दी तो यहाँ पे आंसर आ रहा है W²L/2AE। सो आंसर क्या होगा हमारे पास? दैट इज B। सो हमारा आंसर है B। बट आप इस वे में याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज एक्सप्रेस्ड एज। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, दैट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ द शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। सो शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द कंप्रेसिव स्ट्रेन कभी ये पूछ लें आपसे तो दैट इज आवर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बिकॉज दोनों स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दोनों लीनियर है। टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन इज ऑल्सो द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, या फिर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दोनों वैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दैट इज द बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बट हाँ, अगर आप बात करें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज, तो दैट इज अवर shear stress to the shear strain, that mean answer is C। हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, ठीक है। हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड होगा? हुक्स लॉ एग्जैक्टली होता क्या? हुक्स लॉ इज द दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, अल्टीमेट पॉइंट्स, इलास्टिक लिमिट, एल्ड पॉइंट, ठीक है। तो जैसे कि प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं तो यहाँ ऑप्शन में ही क्लियर है दैट हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बट कई बार क्वेश्चंस में अगर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नहीं गिवन है, सो उस टाइम पे हम क्या लेके चलेंगे? दैट इलास्टिक लिमिट, ठीक है। सो कई बुक्स में ये गिवन है कि हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट, बट अगर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी गिवन है तो आपको उसे कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो लीनियर कब तक होता है? अप टू लिमिट ऑफ इलास्टिक लिमिट, देन यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी के जस्ट बाद काफी क्लोज में आपकी इलास्टिक लिमिट होती है, उसके बाद यानी ये इलास्टिक लिमिट क्या है? जहां पर ये अगर फोर्स आप हटा दें तो बार वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, यानी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं वो आपके परमानेंट नहीं है ना। बट जैसे इलास्टिक लिमिट के बाद की बात करें तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होंगे वो परमानेंट होंगे, ठीक है। देन हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा स्ट्रेसेस ये नहीं ले सकता पर्टिकुलर मेंबर, एंड देन
उसके बाद हमारे पास फ्रैक्चर स्ट्रेस आती है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमारी मैक्सिमम होती है, अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपसे पूछी जाए तो दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। फ्रैक्चर स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है। उसके बाद एकदम डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, स्ट्रेन बढ़ेंगी, एंड देन हमारा जो भी मटेरियल है वो फेल हो जाएगा। The property of material by which it can be drawn into smaller section by application of tension is called, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू स्मॉलर सेक्शन बाय एप्लीकेशन ऑफ टेंशन इज कॉल्ड, ठीक है। सो दैट इज आवर डक्टिलिटी, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस आर द डक्टिलिटी, इट इज द measure of the amount by which a material can be drawn out in tension before it fracture, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं, हमारा मटेरियल डक्टाइल हो, लाइक जब आप बिल्डिंग वगैरह भी डिज़ाइन करते हो तो आप ये लेके चलते हो कि यार मटेरियल अगर डक्टाइल होगा तो क्या होगा, सडन फेलियर नहीं होगा, है ना। तो आपको क्रैक्स वगैरह विजिबल होंगे, एंड उसके बाद कुछ टाइम होगा कि यार आप उसे स्केप कर सकें, उस जगह को स्केप कर सकें, उस बिल्डिंग को स्केप कर सकें। जब अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं तो एकदम सडन फेलियर नहीं हो, थोड़ा डक्टाइल फेलियर्स हो, एज अ सिविल इंजीनियर हम ये लेके चलते हैं, ठीक है। प्लास्टिसिटी, जहाँ पर परमानेंट हमारे डिफॉर्मेशन हो रहे हैं, इलास्टिसिटी जो डिफॉर्मेशन वापस आ रहे हैं, ठीक है। मेलेबिलिटी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी डिफॉर्म और स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये कभी कभी डायरेक्टली पूछा जाता है हमसे। द लिमिट ऑफ पॉइजन्स रेशियो इज, ठीक है। लिमिट ऑफ पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, ये अप टू 0.5 होता है वैसे, ठीक है। सो ये भी आपको याद रखना है। एंड पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, इन आवर फर्स्ट क्वेश्चन आई एक्सप्लेन दैट पॉइजन्स रेशियो इट इज द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि जो भी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर हम टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, जैसे अगर हम हमारे पास जो रबर है उससे अगर मैं पुल करूं, तो पुल करूंगा तो क्या होगा, उस डायरेक्शन में तो वो इंक्रीज करेगा, बट उसकी दूसरी डायरेक्शन, सेकेंड और थर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, उसकी विड्थ एंड डेप्थ डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं लॉन्गिट्यूडनली इंक्रीज कर रहा हूँ, यानी इसमें टेंसाइल स्ट्रेन डेवलप होनी है, तो रेस्ट दो डायरेक्शन में क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस या स्ट्रेन डेवलप होगी, सॉरी। एंड अगर हम बात करें कि फर्स्ट डायरेक्शन में हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेन है, तो बाकी दो में टेंसाइल स्ट्रेन है। अगर मैं रबर को कंप्रेस करूं तो क्या होगा, बाकी डायमेंशन इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो उसमें में आप याद रख सकते हो पॉइजन्स रेशियो की लिमिट्स क्या होती है, दैट इज 0.0 टू 0.5। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी stored in solid given as, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी इन stored in solid, तो वो क्या होता है आपके पास, ठीक है। सो वही फॉर्मूला हमारे पास है, हाफ पी इंटू डेल्टा, ठीक है। इसे हम एरिया से डिवाइड कर दें, तो पी ओवर ए कर दिया और डेल्टा ओवर एल कर दिया, तो ए बाय एल से डिवाइड किया तो ए बाय एल से मल्टीप्लाई करूंगा। पी बाय ए क्या हो जाएगा मेरे पास, सिग्मा स्ट्रेस, डेल्टा ओवर एल क्या हो जाएगा, स्ट्रेन, ठीक है। और हाफ को हमने 0.5 से रिप्रेजेंट कर दिया, 0.5 सिग्मा ई मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है। सो दैट इज अवर स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। डायरेक्टली आप इस फॉर्म में ही याद रखें, है ना, बट कई बार उसे चेंज कर देंगे तो इस टाइप से आप चेंज कर सकते हो ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द रेशियो ऑफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर अ मटेरियल हैविंग पॉइजन्स रेशियो 0.2, ठीक है। यंग्स मॉडुलस टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, अभी हमने किया था, क्या रेशियो होता है इन दोनों का, 1 प्लस न्यू के इक्वल होता है, ठीक है। 2g 1 प्लस न्यू, तो जी इस साइड आ गया तो 2 1 प्लस न्यू, न्यू की वैल्यूज आपको गिवन है दैट इज 0.2, सो 2.4 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। इसका कैलकुलेशन अगर आप देखें तो ई बाई जी इज टू 2 1 प्लस न्यू 1 प्लस 0.2 दैट इज 2.4, तो ये फॉर्मूले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट इज द स्टील रोड of section area 25 square mm connect two parallel walls 5 meter apart. The nuts at the end were tightened when the rod was heated 800 degrees centigrade. If alpha steel is 0.0000012 per degree centigrade, A steel is given 0.2
मेगा न्यूटन पर mm², द टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री, यानी 50 डिग्री टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो आपकी टेंसाइल स्ट्रेसेस क्या होंगे, ठीक है। तो कभी कभी इस टाइप के न्यूमेरिकल आ जाते हैं। अगर एसएससी जेई की बात करूँ तो टफ पेपर होगा तो उसमें आ जाएंगे, है ना, एक दो क्वेश्चन जो टफ डाल, बट काफ़ी इजी है, ठीक है। काफ़ी इजी क्या है, टेंसाइल स्ट्रेसेस पूछिए। स्ट्रेस क्या होगा हमारे पास, स्ट्रेस इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टू द स्ट्रेन, और स्ट्रेन क्या होता है, दैट इज डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। डेल्टा एल जो आपको कैलकुलेट करना है वो टेम्परेचर इफेक्ट कंसीडर करके कैलकुलेट करना है, एंड टेम्परेचर इफेक्ट्स की वजह से डेल्टा एल क्या होता है, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल टी, बस ये करना है ना। तो इस सबसे पहले ये देखो कि यार कैलकुलेट क्या करना है, तो हमें टेंसाइल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। याद रखो टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेन डेल्टा एल ओवर एल, एल गिवन है, डेल्टा एल कहाँ से निकालेंगे वो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, दैट इज अल्फा एल टी। ओके, सो कैलकुलेशन यहाँ पर है, ठीक है। एंड जब ये स्ट्रेस में आप डेल्टा ई एस टी पुट करोगे, ठीक है, ये ई एस टी पुट करोगे, ई एस टी कैसे निकाला, डेल्टा एल ओवर एल, डेल्टा एल के लिए अल्फा एल टी, बस ये याद रखना। तो अल्फा एल, एल इधर लिया है, डेल्टा एल बाय एल, ये स्ट्रेन हो जाएगा, अल्फा डेल टी, ये स्ट्रेन हो गया, ई आपको गिवन है और अल्फा आपको गिवन है, डेल्टा टी आपको गिवन है। वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, दैट इज 120 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है, ये नहीं हमें हर फॉर्मूला याद रखना है, बेसिक याद रखना है, तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ओके, 1 cubic meter ऑफ माइल्ड स्टील वेट अबाउट, माइल्ड स्टील का वेट कितना होता है, तो 7850 kg, ये आपका माइल्ड स्टील या स्टील से रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो स्टील का वेट दैट इज 7850 kg, ठीक है। एंड कभी कभी कंक्रीट का अगर वेट की बात करें तो वो दैट इज 2400 kg पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में कंक्रीट इज 2400, ठीक है। कभी कभी किलो न्यूटन्स में पूछ लेते हैं, तो आई थिंक किलो न्यूटन में हम सबको याद होता है क्योंकि हम कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में यूज करते हैं 24 किलो न्यूटन, है ना, आरसीसी के लिए 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो वो उस फॉर्म में याद होता है, बट केजी में भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि जब भी एग्जाम में आता है, मैक्सिमम एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी जेई में पूछे गए हैं, हाँ, कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए, ये सारे क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछे गए हैं, तो आपको ये याद रखना है ना। विच मटेरियल हैज द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो की हाईएस्ट वैल्यू क्या किस में होती है, सो दैट इज अवर रबर, ठीक है। रबर वैसे ही देख लो कि यार जितना पुल करेंगे उतना ये इजीली पुल हो जाता है, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन अगर हम देखें तो जितना हम लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में इसको पुल करेंगे उतना ही लेटरल डायरेक्शन में इसकी डायमेंशन कम होती है, ठीक है। बट वुड, स्टील, कॉपर, आप इनको पुल करो या आप वैसे ही माइंड में देखें तो सोचें तो नहीं होता है ना। सो डायरेक्टली याद रख सकते हैं, रबर इज द राइट आंसर। अगर पॉइजन रेशियो याद करने हैं तो सबके लिए पॉइजन रेशियो यहाँ अवेलेबल है। पॉइजन रेशियो फॉर रबर इज 0.5, स्टील इज बिटवीन 0.2 to 0.3, पॉइजन रेशियो फॉर कॉपर इज 0.36, पॉइजन रेशियो फॉर वुड इज लेस देन 0.2, ठीक है। सो आप इस वे में याद रख सकते हैं क्योंकि कभी कभी एग्जाम में लाइक पहले रबर के लिए पूछा है तो कभी हो सकता है कॉपर के लिए पूछ लें। स्टील इज इंपॉर्टेंट क्योंकि स्टील आप यूज करते हो आरसीसी स्ट्रक्चर्स में, तो स्टील के लिए थोड़ा याद रखना, ठीक है। Next is the force acting normally on the cross section of the bar shown in the figure below introduce, ठीक है, किस टाइप का फोर्स है, तो काफी इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। किस टाइप का फोर्स है, टेंसाइल नेचर का फोर्स है। अगर इसी की जगह ये वर्टिकली डाउनवर्ड होता, ठीक है, ये डाउनवर्ड होता या अपवर्ड होता तो कंप्रेसिव होता, और अगर इसके सरफेस के पैरेलल होता तो दैट इज शेयर स्ट्रेस। तो तीनों टाइप के फोर्स हमें क्लियर होने चाहिए, ठीक है। द लोकस ऑफ द end point of the resultant to the normal and tangential component of the stress on an inclined plane is, ठीक है, locus of the end point of the resultant of the normal and tangential component, ये क्या होता है, तो आपने आई थिंक थोड़ा बहुत सुन रखा होगा एटलीस्ट, मोर सर्किल, ठीक, मोर सर्किल में क्या होता है, नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट को ही हम कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर होता है, यहाँ पर आंसर इज ए, ठीक है। अ रोड of uniform cross section A and length L is deformed by 5
when subjected to a normal force P, the young modulus of is E of the material. तो ई किस टाइप से गिवन होगा, तो आपको डेल्टा के लिए फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर अबाउट द डिफ्लेक्शन इन बार, सो दैट इज पी एल ओवर ए ई, है ना। पी एल ओवर ए ई है तो ई इस साइड ले जाए, डेल्टा इस साइड ले आए। यहाँ पे 5 मेंशन है, आई थिंक ये डेल्टा होगा, ठीक है। सो पी एल ओवर ए डेल्टा, आंसर इज सी। Next problem, a 1 meter long steel rod with a cross section of 20 mm by 20 mm is subjected to a tensile force of 40 kilonewton. Determine the elongation of the rod if the modulus of elasticity is 200 gigapascal. ठीक है, 200 gigapascal आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखी है। गीगा का मतलब है 10 की पावर 9, ठीक है, 10 टू द पावर 9। सेक्शन आपको गिवन है एंड आपसे जो पूछा गया है दैट इज डिटरमाइन द इलोंगेशन ऑफ द बार, ठीक है। इलोंगेशन पूछा है तो इसे कैलकुलेट कर लो। डेल्टा इज इक्वल टू पी एल ओवर ए ई, पी आपको गिवन है, एल आपको गिवन है, ए ई आपको गिवन है। बस आपको क्या करना है, यूनिट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। सारी यूनिट्स अगर किलो न्यूटन्स में यूज़ कर रहे हो तो किलो न्यूटन्स में यूज़ करो, है ना। और लेंथ अगर एम में है तो एम में ही यूज़ करो, और नहीं है तब भी एम में ही कन्वर्ट कर लो, बिकॉज डिफ्लेक्शन जो होते हैं, डिफॉर्मेशंस जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, है ना। तो काफ़ी कम होते हैं, वो एम में ही होते हैं, है ना। सो एम में ही यूज़ कर लो, या फिर यहाँ देख लो कि आंसर में हमें क्या डायमेंशंस गिवन। सो पी इज़ 40, एल इज़ किलो न्यूटन है तो 40 इंटू 10 की पावर 3, एल इज़ 1 मीटर, तो एम में चेंज कर लिया 1000। सेक्शन आपको गिवन है, ठीक है, तो सेक्शन पुट कर दिया आपने, एंड 200 गीगा पास्कल, तो 200 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू मेगा पास्कल, एंड मेगा पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, एंड 400 इज द एरिया, ठीक है। 20 इंटू 20, तो इन्हें कैलकुलेट करोगे तो द आंसर इज 0.5, यानी ए आंसर है हमारा। For a material having modulus of elasticity E and modulus of rigidity N, it is seen that E is equals to 2N. The bulk modulus K for the material is, आपको एक रिलेशन दे दिया E एंड N में, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या थी, 2N 1 प्लस न्यू, ठीक है, 1 प्लस न्यू। तो यहाँ से न्यू की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। देन आपसे बल्क मॉडुलस पूछा है, ठीक है। बल्क मॉडुलस क्या था, E इज इक्वल टू 3K, 1 माइनस 2 न्यू। बट अगर 2N 1 प्लस न्यू है, न्यू की वैल्यूज मतलब 0 है, तभी ये रिलेशनशिप आएगा। तो इसमें भी 0 पुट कर दो। 0 पुट करोगे तो क्या होगा कि E इज इक्वल टू 3K था, तो K इज इक्वल टू E बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ये रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। बट ये फॉर्मूले दोनों इंपॉर्टेंट है, और 101% किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे ही जाएगी, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल पूछ लेंगे आजकल, पहले डायरेक्टली क्वेश्चन भी, डायरेक्टली फॉर्मूले भी पूछे जाते थे, बट आजकल न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं ना। द बेंडिंग इक्वेशन इज रिटर्न एज, बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, एम ओवर आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर, ठीक है। सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेसेस होती है यहाँ पे, एम ओवर आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर। डायरेक्टली ये याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। For a beam, the term m over ei is, m over ei क्या होता है, तो आपने अगर डिफ्लेक्शन किया है और डिफ्लेक्शन में आपको अगर याद है कि हम इक्वेशंस यूज करते थे, ठीक है। तो इक्वेशन हमने डिराइव की थी, दैट इज ई आई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज टू एम, या फिर m ओवर ई आई इज टू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। सो दैट इज कर्वेचर ऑफ द कर्व, ठीक है। वैसे भी देख सकते हैं कि स्ट्रेस होगा नहीं, रिजिडिटी होगा नहीं, शेयर फोर्स होगा नहीं, ठीक है। तो बचा क्या, कर्वेचर ही बचा है ना। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज द पॉइंट वेयर शेयर फोर्स इज मैक्सिमम। कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है, कॉन्ट्राफ्लेक्सर आपको वो पॉइंट होता है, ठीक है, जहां पर बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करे, यानी जो भी बेंडिंग मोमेंट हम बना रहे हैं
वो अपना साइन चेंज करे। सो दैट इज अवर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। कई बुक्स में ये भी लिखा होता है कि जहाँ बेंडिंग मोमेंट जीरो जीरो हो या नहीं हो, बट वो साइन चेंज करना चाहिए, है ना। यानी अ, कुछ कर्व इस टाइप के भी बनते हैं कि यार इस पॉइंट पे ही जीरो हुआ और वापस उठ गया, तो ये हमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर नहीं है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होगा, जहां पर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जाए या नेगेटिव टू पॉजिटिव जाए, ठीक है। सो ये क्लियर रखना। shear force is maximum, bending moment is maximum, shear force changes sign, bending moment changes sign, तो that is bending moment जहाँ sign change कर रहा है, so that is our point of contraflex। कई बार ऑप्शन ये भी होगा बेंडिंग मोमेंट जीरो नहीं, है ना। सो जहाँ साइन चेंज कर रहा है दैट इज अवर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्स। ओके, सो नेक्स्ट, द shear force at a point of contraflexure in the following beam is। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर पे shear force की वैल्यूज क्या है, तो shear force फाइंड आउट कर लो क्या होंगी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर पे। तो अगर इसका डायग्राम भी अगर मैं बनाऊं, ठीक है, इसका अगर डायग्राम बनाए shear force डायग्राम, तो m की वजह से यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स आएंगे, सॉरी रिएक्शंस आएंगी, एंड यहाँ पर भी कुछ रिएक्शंस आएंगे। कितना रिएक्शंस आएंगे, यहाँ पर m/l अपवर्ड आएगी, तो यहाँ पर m/l डाउनवर्ड आएगी, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करें सर, तो यहाँ पर हम मूवमेंट जीरो कर रहे हैं, मूवमेंट जीरो करूंगा तो RA मल्टीप्लाई बाय L, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माइनस, सॉरी, प्लस m, ठीक, प्लस m। सो RA इंटू एल प्लस एम, आर इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल, यानी डाउनवर्ड एम बाई एल, तो ये अपवर्ड एम बाई एल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर shear force डायग्राम में ड्रॉ करूँ तो shear force डायग्राम क्या होगा इसके लिए, ये कुछ इस टाइप का shear force डायग्राम, यानी यहाँ पर अगर मैं लेके चल रहा हूँ कि यार ऊपर होगा तो ये कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि कोई और लोड है नहीं, ठीक है, थ्रू आउट द सेक्शन कांस्टेंट ही रहेगा, और यहाँ पर जब रिएक्शन आएगी तो ये जीरो हो जाएगा। तो देख, अगर हम इसी से चेक कर लें, हमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट पे, हर सेक्शन पे shear force की वैल्यूज कांस्टेंट है, दैट इज m/l। तो डायरेक्टली भी आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर फाइंड आउट करना चाहो तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना होगा। एंड अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूँ तो इसका कुछ डायग्राम इस टाइप का आएगा, RA इंटू एक्स, तो यहाँ जैसे ही इस साइड आते जाएंगे तो मूवमेंट इंक्रीज होता जाएगा, यहाँ तक इंक्रीज होगा, बट यहाँ पर आकर ये वाला मूवमेंट सबस्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये डाउनवर्ड चला जाएगा। तो यहाँ इस पॉइंट की बात करें, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जहाँ साइन चेंज कर रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव था और इससे जस्ट इधर आते ही हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो यहाँ पर कितना शेयर फोर्स होगा, वही होगा, कांस्टेंट है थ्रू आउट द सेक्शन, थ्रू आउट द लेंथ, तो वैल्यू सेम ही आएगी m/l। नेक्स्ट अगर हम बात करें, in a Morse circle of sigma minus tau plane, sigma normal stress, tau shear stress, the vertical radius represents, वर्टिकल रेडियस क्या होगा मोर सर्किल के केस में, तो चेक कर लेते हैं मोर सर्किल के केस में वर्टिकल रेडियस क्या होगा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो वर्टिकल रेडियस एग्जैक्टली देखो मोर सर्किल जब ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या होता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, है ना, ये करते हैं हम। और अगर ठीक है, यहाँ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई शेयर स्ट्रेसेस नहीं है, उस केस की बात करो तो क्या होगा, आपके पास ये जो रेडियस होंगी इसकी सारी रेडियस होंगी दैट इज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू, ठीक है। और अगर हम बात करें नॉर्मल स्ट्रेस है तो क्या कहलाता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू, दैट इज मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो आप याद रख सकते हो दैट इज मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू, सो वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगा, वर्टिकल है। तो ये जो भी रेडियस होगा, देखो ये सारे पॉइंट्स मुझे शेयर स्ट्रेसेस ही रिप्रेजेंट करते हैं, जो वर्टिकल सारे के सारे हमें शेयर स्ट्रेसेस रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं शेयर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यूज देखूँ वो क्या होगा, ये ऑर्डिनेट्स मैक्सिमम होगा, तो इस वे में भी याद रख सकते हैं ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if normal stress due to longitudinal and transverse load on a bar sigma 1 and sigma 2,
normal stresses are given, sigma 1 and sigma 2. The normal component of the stress on an inclined plane theta to the longitudinal load is, ठीक है। तो इसके लिए यानी नॉर्मल कंपोनेंट पूछा है, सिग्मा थीटा पूछा है, तो सिग्मा थीटा की वैल्यूज हमें पता है, दैट इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 कोस 2 थीटा, ठीक है। बट ये ऑप्शंस में नहीं, तो यानी थोड़ा सा मॉडिफाई कर रखी चीज़ें। तो सिग्मा 1/2, सिग्मा 1/2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस कोस थीटा हो गया, सिग्मा 1 2/2, सिग्मा 2/2 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कोस 2 थीटा हो गया। 1 प्लस कोस 2 थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कोस 2 थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। ये ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो हम फॉर्मूले बेसिकली ये वाले फॉर्मूले याद कर दें, बट हाँ कभी कभी थोड़ा चेंज कर देते हैं इस ऑप्शंस में। ये ऑप्शन ही नहीं है तो आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करनी होनी चाहिए। Which of the following statement is true? Shear stress on principal plane is zero. Shear stresses principal plane पे जीरो पक्का होंगी। Shear stresses on principal plane is maximum. Shear stresses on principal plane is minimum। देखो तीनों ऑप्शंस हैं, तीनों ऑप्शंस अलग अलग हैं, ठीक है। तो इन्हीं में से कोई आंसर होगा, है ना। तो shear stress on principal plane is maximum, जीरो होंगी तो मैक्सिमम नहीं होंगी। एंड shear stress on principal plane is minimum, मिनिमम भी नहीं होंगी, नेगेटिव भी हो सकती है वैल्यू। तो आपका आंसर इज ए इज द आंसर। shear stress on principal plane is zero. The shear stress distribution over a beam of solid circular section is such that, ठीक है। तो ये shear stress डिस्ट्रीब्यूशन की जब भी बात करें तो आपसे मीन और मैक्सिमम का रिलेशनशिप पूछ लेता है, ठीक है। तो सर्कुलर सेक्शन में क्या होता है, दैट इज 3/4 ऑफ टाउ मीन, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या होता है, टाउ मैक्सिमम, ठीक है, जो होता है वो 4/3, सॉरी 4/3 टाउ एवरेज होता है। 4/3 को अगर हम डिवाइड करें तो दैट इज 1.33। एंड टाउ एवरेज क्या है, टाउ एवरेज इज शेयर फोर्स डिवाइड बाय बी डी, जो भी इसका सेक्शन होगा। इसका सेक्शन बी डी नहीं, इसका सेक्शन है पाई/4 डी स्क्वायर। तो डायरेक्टली शेयर फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। तो वहां से शेयर स्ट्रेसेस निकल जाएंगे। एंड ये क्या है हमारे पास 4/3, ठीक है। जब एवरेज तो आपने शेयर फोर्स बाय एरिया कर दिया, और ये एक कांस्टेंट आता है जब शेयर स्ट्रेसेस हम कैलकुलेट करते हैं। बट ये डायरेक्टली याद होना चाहिए क्योंकि आप वहाँ कैलकुलेशन नहीं करने बैठो, है ना। तो फॉर्मूले से नहीं, डायरेक्टली याद करना कि सर्कुलर के केस में क्या होता है, 4/3 होता है। कभी कभी रेक्टेंगुलर पूछ लेता है, सो दैट इज 3/2, 1.5 टाउ में, ठीक है। तो दोनों ये आपको याद होना चाहिए। द रेशियो ऑफ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ अ बीम बी डी to another one B into 2D of similar material will be ratio of flexural rigidity। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी की अगर मैं बात करूं सो दैट इज E इंटू आई, ई इंटू आई। अब E इंटू आई में आपका E तो इसने कांस्टेंट बोल दिया, हाँ सेम सिमिलर मटेरियल है तो E तो कांस्टेंट हो गया। I क्या होता है, BD³/12, ठीक है। BD³/12 और डिवाइड बाय BD³/12, बट डी की जगह क्या होगा, 2D आ जाएगा। 2D मतलब 2D का क्यूब, तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। तो 1/8 इज द आंसर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ shear intensity over a rectangular section of beam follows। shear intensity over a rectangular section, अभी हमने सेक्शन वाइज देखा था कि किस टाइप से इसका ग्राफ होता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ थोड़ा पैराबोलिक होता है, ठीक है। सो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, पैराबोलिक होगा। सर्कुलर होगा तब भी आपका सेक्शन ये कर्व जो फॉलो करता है दैट इज इन पैराबोलिक शेप, ठीक है। तो बट इसको भी याद रखने की मैंने पहले भी बताया, टाउ मैक्सिमम की वैल्यूज रेक्टेंगुलर सेक्शन में क्या होता है, दैट इज 3/2 टाउ एवरेज। टाउ एवरेज क्या होता है, शेयर फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। सो यहाँ पर बी डी आ जाएगा। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन कौन से स्टेटमेंट है, द बेंडिंग स्ट्रेस इन अ सेक्शन इज जीरो एट इट्स न्यूट्रल एक्सिस एंड मैक्सिमम एट द आउटर फाइबर। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात करूँ तो बेंडिंग स्ट्रेसेस का अगर डायग्राम हम याद करें तो न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो होता है और यहाँ मैक्सिमम होता है, ठीक है। शेयर स्ट्रेसेस इज जीरो एट द आउटर फाइबर एंड मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस, बिल्कुल सही। शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू जीरो होती है आउटर फाइबर पे एंड
मैक्सिमम होती है आपकी न्यूट्रल एक्सिस पे। कुछ पैराबोलिक शेप होता है, तो बिल्कुल सही है। द बेंडिंग स्ट्रेसेस एट द आउटर फाइबर इज नोन एज द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ये भी सही है। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेसेस जो भी आउटर फाइबर पे होगा वो आपकी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहलाती हैं। ठीक है, तो सारे ही सही हैं। ये अगर हम बात करें आउटर फाइबर पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, तो आपको मोर सर्किल याद है, तो मोर सर्किल से इसे मेमोराइज कर सकते हो कि जब भी मोर सर्किल बना रहे हो तो एक्स एक्सिस पे जो भी फाइबर्स आउटर फाइबर्स हों ये जहाँ क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो इन पॉइंट्स पे क्या होगा, आपकी शेयर फोर्स जीरो होगा। ठीक है, तो शेयर फोर्स जब जीरो है या शेयर स्ट्रेसेस जीरो है तो उस प्लेन को हम प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं, और वहां पर जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे दैट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज, आंसर इज डी। For beam of uniform strength, if depth is constant, then अगर आप बीम की यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ एंड डेप्थ को कांस्टेंट कर दें, विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग मोमेंट, विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बेंडिंग मोमेंट, विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 times द स्क्वायर रूट्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट, एंड विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है आपके पास, तो स्ट्रेंथ आपको गिवन है, यूनिफॉर्म है, तो आपकी क्या है बेंडिंग मूवमेंट और विड्थ का रिलेशनशिप, तो मूवमेंट की वैल्यू निकालो, दैट इज सिग्मा पर मल्टीप्लाई बाय जेड, जेड इज आई बाय वाई, सेक्शन मॉडुलस है। ठीक है, आई बाय वाई यहाँ से कैलकुलेट करें बी टी स्क्वायर बाय 6, तो बी टी स्क्वायर बाय 6 पुट कर दिया, तो देख लो यहाँ पे विड्थ की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सो आंसर इज ए। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेंडिंग मोमेंट। There is no bending stresses in truss due to, ये भी इजी क्वेश्चन है बट हाँ, there is no bending stresses in truss due to assumption में डिजाइन material यूज none of these। ठीक है, देखो ये हम assumption ही लेके चलते हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस होती हैं ट्रस में, है ना, बट ये अजम्पशन ही लेके चलते हैं, इसीलिए लेके चलते हैं कि अजम्पशन है लोड आप एक्सियल लगा रहे हो, ये सब अजम्पशन है ना। बट अगर आपने आईएलडी इन ट्रसेस पढ़ा होगा तो आईएलडी जब ट्रसेस पे बना रहे हो तो हर पॉइंट पे आपके लाइक ट्रस के केस में भी हर पॉइंट पे आपके बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। ठीक है, तो बट हमने अजम्पशन बना रखा है इसलिए ही ये लेके चलते हैं कि कोई बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप नहीं है ना, तो अजम्पशन में ड्यू टू अजम्पशन में ना बेंडिंग मूवमेंट लेके चलते ना कुछ लेके चलते, केवल डायरेक्ट एक्सियल लोड और एक्सियल स्ट्रेसेस की बात करते हैं। ठीक है, तो दैट इज ड्यू टू अजम्पशन में, आंसर इज ए। द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम एज दोज, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की लिमिट क्या होती है, या लिमिट एग्जैक्टली क्या है, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रेस की यूनिट क्या है, दैट इज ऑल्सो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, स्ट्रेन इज यूनिटलेस, प्रेशर इज न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, बट स्ट्रेन यहाँ पर यूनिटलेस है इसलिए ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। देन स्ट्रेस, फोर्स, फोर्स की यूनिट अलग होती है, ठीक है, न्यूटन्स होती है, स्ट्रेन नहीं यूनिटलेस होता है, देन स्ट्रेस बिल्कुल सही, प्रेशर बिल्कुल सही, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बिल्कुल सही। ठीक है, सो आंसर इज डी। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम सोम के बाकी टॉपिक्स कवर करेंगे, एंड कंप्लीटली अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो हर टॉपिक को टच कर लेंगे, है ना। फर्स्ट लेक्चर हाफ सिलेबस हम कवर कर चुके, एंड नेक्स्ट लेक्चर सोम में हम कंप्लीट सिलेबस कवर कर लेंगे जो भी रिमेनिंग बचे। ठीक है, एंड उसके बाद जिस बाकी सब्जेक्ट्स धीरे धीरे करके हम स्टार्ट करेंगे एंड एंड करेंगे। सो अगर आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये सब बोलते हैं ना, अगर आपको सही में अच्छा लगे तो लाइक करो। ठीक है, सभी सही में सही लगे कि यार इस चैनल से आपको बेनिफिट हो रहा है देन सब्सक्राइब करो, और अगर आपको लगे किसी की इससे हेल्प हो सकती है देन ऑल्सो शेयर करो। ठीक है,
और हाँ, बिल्कुल कोई भी सजेशन आपको लगे या कोई भी टॉपिक लगे कि हाँ यार ये चीज़ हमें समझना है या पढ़ना है रिगार्डिंग सिविल इंजीनियरिंग, तो आप बिल्कुल कमेंट में इन्फॉर्म करो हमें, है ना। एंड हम एक और चीज़ प्लान कर रहे हैं कि यार सिविल इंजीनियरिंग से रिलेवेंट जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी भी हम सीरीज स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।